नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे जीएसटी पर सीएम भूपेश के दिए बयान पर जो सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को अभी 8 महीने बचे हैं, लेकिन जीएसटी की बकाया राशि को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि देश में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद वैट जैसे टैक्स को राज्यों ने समाप्त कर दिया था। इसकी वजह से राज्य सरकारें जीएसटी लागू करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में इन टैक्स से मिलने वाले राजस्व की भरपाई के लिए राज्यों को 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई। ये भरपाई जीएसटी सेंस के जरिए हो रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 में बंद हो जाने से राज्य का सालाना 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार चिंता जाहिर कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रबल इंजन कहा है और कहा कि 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में जीएसटी बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी जो पूरे राज्य के हितों के खिलाफ थी। उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6,000 करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। रमन सरकार का यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं सीएम भूपेश के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नुकसान और घाटा में स्टेट का शेयर जो है वो फिक्स है। छत्तीसगढ़ का शेयर पहले से 32% बढ़ गया है। ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। वहीं अब बीजेपी कांग्रेस के बयानबाजी के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम भूपेश और पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस पर पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो। रमन सिंह के नाकामी के चलते हम उत्पादक राज्य हैं, जबरदस्ती उन्होंने स्वीकार कर लिया और 2022 के बाद से अब हमको जीएसटी के जो क्षतिपूर्ति वो मिलना नहीं है। तो ये रमन सिंह जी को माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमारे प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हम उत्पादक राज्य हैं, उत्पादन करते हैं, लोहा स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं। सारे उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और उत्पादक जो नीति बनी है भारत सरकार के, उसे उत्पादक राज्यों को नुकसान होना है। तो इस नुकसानी के लिए जिम्मेदार कोई है तो रमन सिंह और उसकी पूरी टीम। नुकसान और घाटा में स्टेट का शेयर जो होता है वो फिक्स है, पहले से बढ़ गया है। 32% जो शेयर मिलना है मिलता रहता है। यदि ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। वो तो शेयर, स्टेट को जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्स का, वो तो मिलता है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके आपका परिचय करवा दे। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं प्रवीण साहू भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। देखिए, जिस तरह से अब सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने पलटवार किया है कि जो नुकसान होता है और जो घाटा होता है वो स्टेट का फिक्स होता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? पार्टी के नेता दलील चाटुकारिता में गलत बयानी कर रहे हैं। ये फिक्स नहीं होता। देखिए, 1 जुलाई 2016 से पहले 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया, उससे पहले राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था वो वैल्यू एडेड टैक्स था, जो वाणिज्यिक कर कहा जाता था। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। लेकिन जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया तो ये तय हुआ कि जो उत्पादक राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें तो स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादक है, उसके साथ साथ कोयला, आयरन और बॉक्साइट जैसे मिनरल हैं जिनका दोहन केंद्र सरकार और उसकी कंपनियां करती है, सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा किया जाता है। तो जीएसटी के आने से उत्पादक राज्यों को बड़ा नुकसान है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य को है। और जब क्षतिपूर्ति की बात हुई तो वो केवल 5 साल के लिए तय हुआ था जब लागू किया गया था। और दूसरी ओर एक तरफ केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति के लिए जो सेस लगाया जाता है, जिससे क्षतिपूर्ति की भरपाई होती है, उसको वसूलने का काम मार्च 2027 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। मतलब मोदी सरकार को क्षतिपूर्ति के सेस की आवश्यकता 2027 तक है। लेकिन जो उत्पादक राज्य हैं जिनको नुकसान हो रहा है
उनको 2022 में ही देना बंद कर दिए 1 जुलाई 2022 से। तो ये दोहरा चरित्र है, सहकारी संघवाद के खिलाफ है। और ये केवल ये जीएसटी की बात नहीं है, तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें केंद्रांश कम करके राज्यांश बढ़ाए गए। आप चाहे आवास की बात करें, पहले इंदिरा आवास हुआ करता था 75-25 का रेशियो था, आज 60-40 का है पीएम आवास में। बागवानी मिशन में 85-15 का रेशियो था, वो 60-40 का हो गया है। पहले तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में अपूर्वा जी 100% राशि केंद्र के द्वारा दी जाती थी, उसमें भी राज्यांश बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ जो केंद्रीय करों की बात कर रहे हैं ये राज्यों को हिस्सा देने की, वो 32% में पूरा छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ को 1% भी मुश्किल से आता होगा। और दूसरी ओर केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सा देने की देनदारी से बचने के लिए बड़ी चालाकी से मोदी सरकार ने सेंट्रल एक्साइज को कम करके उसी मात्रा में अलग से सेस लगाया ताकि राज्यों को हिस्सा देना ना पड़े। तो मोदी सरकार का जो चरित्र है वो राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है। और छत्तीसगढ़ से तो शुरू से भेदभाव कर रही है। कोल की रॉयल्टी कितने साल से बकाया है, सेंट्रल करों में जो हमारा राज्य का हिस्सा है कितने सालों से नहीं दिया गया है। ठीक है सुरेंद्र जी। प्रवीण जी, आपने सुना सुरेंद्र जी को, उनका कहना है कि मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन वहीं पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हम उत्पादन राज्य हैं और जो ये नीति बनाई जा रही है इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो उत्पादक राज्यों को हो रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं सारी जनता को प्रणाम करता हूं। जनता हमारी सर्वोपरि है। आप सभी को प्रणाम, सदा प्रणाम। और हमारे सुरेंद्र जी ने, आदरणीय सुरेंद्र जी ने कहा कि दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने 2011 में सदन में, लोकसभा में पेश किया कि हम जीएसटी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उनकी निरंकुशता के चलते वो जीएसटी लागू नहीं कर पाए। ये तो मोदी सरकार ने 2017 में लागू किया। आप दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं ना, आपके ही सरकार ने बिल पेश किया था, आपको जानकारी है कि नहीं है। और रही बात जीएसटी की, 32% इंक्रीमेंट हुआ है। और मैं तो आपको एक शेयर के माध्यम से सरकार की नीति बताना चाहूंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। क्या आपको पता नहीं था 2017 में कि केवल 5 वर्षों के लिए सरकार क्षतिपूर्ति देगी? सरकार ने पहले ही कहा था कि आप 5 वर्षों तक हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। आदरणीय सुरेंद्र जी, मैंने आपके वक्तव्य पर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कहा। यही मैं चाहूंगा, यही अपेक्षा करूंगा कि आप भी मेरे वक्तव्य पर डिस्टर्ब ना करें। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, भूपेश बघेल अपने आपको किसान पुत्र कहते हैं, बिल्कुल होंगे, मैं उनको स्वीकार भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। लेकिन एक किसान से सीखेगा। किसान जैसे वर्तमान में गर्मी का समय है तो वो देखता है कि 4 माह बाद जो बरसात आएगी तो अपनी घर की छत की मरम्मत करता है। तो क्या वर्तमान में जो सरकार है उस 2017 से तैयारी नहीं कर पाई? 2017 से केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि 5 साल के बाद हम आपको क्षतिपूर्ति नहीं दे पाएंगे। भाई साहब ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने 2026 तक सेस बढ़ा दिया। भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने 2,69,000 करोड़ का कर्ज लिया था। क्यों? केवल आप राज्यों को क्षतिपूर्ति दे सके। और आप जैसे कह रहे हैं कि आवास की बात करते हैं, वर्तमान में तो आपको कहना चाहूंगा कि चर्चा जो है जीएसटी पर है। अगर मुद्दे गिनाने चाहें तो 1000 मुद्दे मेरे पास है। सबसे पहला मुद्दा, आपके सत्ता और संगठन में तो भेद है। राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाले हैं, मोहन मरकाम प्रदेश के अध्यक्ष जीएसटी पर बात करिए। जीएसटी पर मैं वही कह रहा था, मैं वही कह रहा था, जीएसटी पर बात हो रही थी और आप कहां रॉयल्टी पर चले जा रहे हैं? सुरेंद्र जी, आऊंगी मैं आपके पास भी, आपसे भी सवाल लूंगी। प्रवीण जी को उनकी बात कंप्लीट करने दें। ठीक है सुरेंद्र जी। केवल मुद्दे भटकाने का काम करते हैं। आपके पास कोई उत्तर नहीं है, निरुत्तर हैं आप। 5 वर्षों से क्या कर रहे थे आप? बताइए, क्या 17 से आपको जानकारी नहीं थी? और आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है उसमें सारी सरकारी रहती है, सारी सरकारों के वित्त मंत्री रहते हैं। आपके वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव भी थे। क्या कर रहे थे? नहीं, लेकिन अब प्रवीण साहू जी, टीएस सिंहदेव ने भी जितनी जीएसटी की परिषद की जो बैठक हुई है, उन्होंने उत्पादक क्षेत्रों को जितनी परेशानियां हो रही हैं, जितनी कमियां आ रही हैं, वो सब उन्होंने गिनवाई है। बिल्कुल, जो परेशानियां उन्होंने अवगत कराया, लेकिन समय भी तो, अवधि भी तो पहले दिया गया। देखिए, आपकी सरकार 2018 से यहां पर है, आपको जानकारी है, पहले से आपको जानकारी कि भाई 5 वर्षों में चीजें समाप्त कर दी जाएंगी। केवल बोल देने से कि हम नहीं कर पा रहे, ये तो आपकी कहीं निरंकुशता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके कार्य ना करने की प्रणाली को प्रदर्शित करता है। मैं तो कांग्रेस सरकार से कहूंगा, भाई ऐसी जानकारी आपको अगर पहले किसी और भाजपा सरकार को होती तो कहीं तैयारी कर लेती। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी राजस्थान सरकार जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट है, दिसंबर 21 और 22 के आंकड़े निकाल कर देख लीजिएगा। पिछले साल दिसंबर 21 में और 22 की तुलना में 24% का इंक्रीमेंट हुआ है, 24% का।
और वही छत्तीसगढ़ में केवल 0%, 0 कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं सुरेंद्र जी से। सरकारें यहाँ पर भी है, आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। ठीक है प्रवीण जी जवाब लेते हैं। सुरेंद्र जी, वहाँ पर भी है, सत्ता यहाँ पर भी है, आपने कुछ नहीं किया। अपूर्वा जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह से झूठ बोलते हैं। केंद्र की सरकार मार्च 27 तक वसूलेगी, 26 तक नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये कांग्रेस को दोष दे रहे थे, हमने जो जीएसटी लाया था उसमें 28% का स्लैब नहीं था जो आप कृषि उपकरण में ले रहे हो। जो दूध, दही, पनीर, सब्जी, भाजी, दैनिक उपभोग की चीज, कफन तक में ये जीएसटी वसूलने वाले हॉस्पिटल के कमरे तक में ये जीएसटी लगा रहे हैं। ये फॉर्मेट हमारा नहीं था, दुनिया में कहीं नहीं है 28% का स्लैब जो ये सीमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और आम जनता के उपभोग की वस्तुओं में लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कान खोल के सुन रही है, इनका अधिनायक बात है। अभी कह रहे थे कि जीएसटी काउंसिल में निर्णय होता है। जो लखनऊ में जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने और हमारे प्रस्ताव पर तमाम भाजपा शासित उत्पादक राज्यों ने भी सहमति व्यक्त की थी। क्या किया गया उसमें? देश की वित्त मंत्री और पूर्वा जी उसको मंत्रिमंडल की कमेटी 3 मंत्रियों की बना दिए। जीएसटी काउंसिल में जो प्रस्ताव आते हैं बहुमत के आधार पर होना चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, संविधान ये कहता है, लेकिन ये भाजपा का अधिनायकवाद है। ये मंत्रिमंडलीय समिति में निर्णय करवाएंगे। ये बताए कृषि उत्पाद जो है, जो उसके साथ साथ खाद, दवा, बीज, कृषि उपकरण भी जीएसटी के दायरे में है, 18% है। और कई कृषि उपकरण के पार्ट जो है वो 28% में है। बताए कौन सा देश है दुनिया में, कौन सा कोना है जहां कृषि के उपकरण में 28% जीएसटी लगता है? तो भारतीय जनता पार्टी कर्ज चुकाने की बात करते हैं। मोदी राज में यदि कुछ बढ़ा है अपूर्वा जी, तो देश पर कुल कर्ज का भार 3 गुना रिजर्व बैंक लेकिन सुरेंद्र जी एयरपोर्ट, बंदरगाह सब बेच रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, रमन सिंह जी का कहना है कि जो स्टेट का शेयर है वो तो फिक्स है, लेकिन वो फिर भी बढ़ा है। 32% जो शेयर मिलना है वो मिलता रहेगा, और अगर ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। अपूर्वा जी, दलित चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हित के खिलाफ ये मौन धारण कर लेते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रमन सिंह जी, 9 सांसद चुने हैं इसी प्रदेश की जनता ने, और जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात उठानी होती है तो ये मौन हो जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है। ये बताए ना, छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान से नहीं हो सकती। हमारे यहाँ राजस्थान से तुलना करिए, मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ पर एक साल में 24% वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि क्यों नहीं हुई है? तुलना की बात करें तो तुलना करिए आप। ठीक है सुरेंद्र जी। सीमेंट और स्टील में हमको जो नुकसान हो रहा है, क्षतिपूर्ति तो आगे भी होगी। उत्पादक राज्यों के हित का संरक्षण आवश्यक है अपूर्वा जी, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेस। दलित चाटुकारिता में इनके अधिनायकवाद के सामने जो 2017 में जो फैसला लिया गया, रमन सरकार जो छत्तीसगढ़ के हित को आगे रखने में नाकाम रही, उनको काली अपना स्वार्थ दिख रहा था, उनका कार्यकाल निकल जाए। 2017 में तो कबूल किया ना, आगे भी चाटुकार किस पार्टी में है वो सब पूरी दुनिया जानती है। क्षतिपूर्ति, अरे मोदी और शाह के गुलाम दिख रहे हैं, अडानी के चाटुकार, गांधी के चाटुकार। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, बताइए राहुल गांधी ने क्या विशेषता है जो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर्वसामान्य सरकार क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, सिर्फ देखिए एक एक करके बोलिए। कोई काम नहीं कर पा रहे सुरेंद्र जी। चलिए ठीक है, आपको हमने सुना, प्रवीण जी को भी सुन लेते हैं, तमाम सवालों के जवाब प्रवीण जी से भी ले लेते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है प्रवीण जी। मैडम देखिए, मैं तो बताना चाहूंगा कि चाटुकार कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश को, पूरे देश का पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है कि चाटुकार केवल और केवल कांग्रेस की बात के गुलाम कौन है ये भी प्रमाणित है। सुरेंद्र जी चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगी मैं। आपको वक्त दिया, आपको सुना हमने, आपको वक्त दिया, आपको सुना हमने। प्रवीण जी को भी सुन लेते हैं ना, उनके भी तमाम सवाल जो आपने पूछे हैं उनसे सवालों के जवाब ले लेते हैं। चलिए प्रवीण जी। जब यहाँ पर रेड पड़ती है तब इनको पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की खास सौम्य चौरसिया जिसमें गिरफ्तार होती है। तो प्रवीण जी, पीड़ा इसलिए होती है ना क्योंकि सिर्फ उन्हीं जगहों पे पड़ती है जहां कांग्रेस है, उन जगहों पे नहीं पड़ती जहां बीजेपी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, हर जगह होता है ये, हर जगह होता है। लेकिन आप ये बताइए, सौम्य चौरसिया इतने बड़े घोटाले पर कैसे पकड़ी गई, बताइए आप लोग। और रही बात जो चाटुकारिता की बात कर रही है ना, आप पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी बताइए प्लीज
प्लीज सुरेंद्र जी, बात कर रहे हैं प्लीज बड़े व्यक्ति, एक मिनट, बस एक मिनट पेशेंस के साथ आप सुन लीजिए, प्रवीण जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी जी। जी जी। अपूर्वा जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूंजीवाद के नाम से, पूंजीपति के नाम से अडानी जी की बात कर रहे हैं। खुलेआम कहता हूं कि आपके राजस्थान में 60,000 करोड़ का टेंडर उन्होंने जीता, छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का माइनिंग का टेंडर जीता। बताइए तब आपके पूंजीवाद पूंजीपति कहां गए? या तो आप अगर इतनी उनके अगर विरोधी हैं तो टेंडर को कैंसिल कर दीजिए। मैं तो नेशनल टीवी पर कहना चाहता हूं, अगर आप उनके विरोधी है, राष्ट्र के विरोधी है, तो कैंसिल कर दीजिए। हम उनके कोई समर्थक नहीं है, हम पद्धति के, लोकतंत्र के समर्थक है। जो नो टेंडर हासिल किया, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में ही क्यों ना हो, यदि वो सही तरीके से किया गया हो तो उसे हम स्वीकार करते हैं। चाहे सरकार किसी के भी हो, हम उसके समर्थक हैं, क्योंकि हम सच के समर्थक हैं। और आप पूंजीपति की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको खुली चुनौती देता हूं, आंकड़े बता रहा हूं आपको। 60,000 करोड़ के वहां पर टेंडर जारी किए गए, कैंसिल करिए ना आप। यहां पर आप राज्य की बात करते हैं, राज्य में कितना अपराध बढ़ गया आप देखिएगा, है ना। आप राज्य के हित की बात कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं मिल रहा है ना। अभी तो आप मुद्दा का बदल रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं मुद्दे। यहाँ पर लोगों को आवाज नहीं मिल रहा है, लोगों को कोई आवाज नहीं मिल रहा है। बताइए, बोलिए इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? चलिए सुरेंद्र जी। अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने पास याद आ रहे हैं। कल रमन सिंह ने कहा 16 लाख आवास, उसके पहले एक हफ्ते पहले 8 लाख आवास कहा था। विधानसभा में लिखित आंकड़ा है 3,74,000 केवल 2 साल के 19-20 और 20-21 पिछले 2 साल से एक भी पीएम आवास छत्तीसगढ़ को स्वीकृत नहीं किए गए हैं। और 600 करोड़ जो राज्यांश पीएनबी में स्वीकृत किया था, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले इसको वापस ले लिए गए। और देखिए, कारखाने के उद्योग के विरोधी हम नहीं हैं। जो राजस्थान में 600 करोड़ का टेंडर की बात की जा रही है, वो काम करने का ठेका हुआ है मोदी सरकार के समान। अपूर्वा जी, देश में कमर्शियल माइनिंग पहली बार 2014 में मोदी आने के बाद शुरू किए। कोल माइनिंग की जिसकी ये बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ की कोल माइनिंग विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। आवेदन की प्रक्रिया से आवंटन तक केंद्र की सरकार देती है। ये संविधान नहीं मानते और इसी प्रकार से ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो 11 लाख करोड़ रुपया संविधान को तो आप नहीं मानते हैं, उसमें 78 संविधान को तो आप नहीं मानते हैं। सुन ना लीजिए, पार्टी में संविधान है, ना बोलाना छोड़ दीजिए। संविधान था। करोड़ केवल अडानी का, ये गुलामी है पूंजीवाद की। आप अडानी के विरोधी का कैंसिल कर दीजिए अडानी का, हम आप अडानी के विरोधी का टेंडर कैंसिल करके दिखाइए। सरकार के सर एक एक करके बोलिए। के विरोधी है। बिल्कुल, आप तो भाजपा के लोगों से डर गए, भाजपा नेताओं की हत्या करवा रहे हैं आप, भाजपा कार्यकर्ताओं से डर गए हैं आप, साधारण कार्यकर्ताओं से डर गए। वर्तमान में इतने भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है, क्यों चुप है उस पर? बताइए सर प्लीज देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो हमें भी सुनाई देगा, हम भी समझ पाएंगे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। एक एक करके बोलिए, ठीक है। भाजपा नेताओं की हत्या, क्यों चुप है आप? बताइए हत्या का 3 आरोप लगा रहे हैं, टारगेट किलिंग का। टारगेट किलिंग तो भाजपा के इशारे पर झीरम में हुआ। सर देखिए, अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप जीएसटी के मुद्दे से आप टारगेट किलिंग पर चले गए। सुरेंद्र जी देखिए, मुद्दे से मत भटकिए ना, जीएसटी हमारा मुद्दा है, आप टारगेट किलिंग पे चले गए, आप टारगेट किलिंग पे चले गए। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, राज्य को कोई काम हुआ ही नहीं। शराबबंदी की बात की, शराबबंदी कुछ काम नहीं है, आवाज नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार सरकार लिख है। शर्म तो तुमको आनी चाहिए, झीरम के हत्यारों को। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। चलिए आपके पास आऊंगी मैं वापस। प्रवीण जी देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर साझा मोर्चा बनाने की भी पहल उठाई है। मांग उठाई है कि केंद्र सरकार जो ये क्षतिपूर्ति है अगले 10 सालों तक के लिए जारी रखे। कितनी वाजिब मांग आपको लगती है उनकी? अपूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ देर पहले हमारे आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि जो जीएसटी काउंसिल का जो निर्णय है सरकार ले रही है या कुछ लोग ले रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र जी एवं समस्त कांग्रेसी भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएसटी काउंसिल में ना फाइनेंस मिनिस्टर रहती है और वर्तमान और साथ में स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। 1/3 हिस्सा जो रहता है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है और 2/3 हिस्सा जो है बाकी स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर बनता है। और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि वहां पर यूनानिमस डिसीजन लिया जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलती है। जो आप कह रहे थे कि कुछ लोगों ने तय कर दिया, सारे लोग वहां पर सहमत होते हैं तब किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है। इसलिए अपनी जानकारी सुधारिएगा। और रही बात 17 ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। पिछले मैं आपको सिर्फ आंकड़े दिखा दूंगा। मैं केंद्रीय मंत्रियों की आप आंकड़े देख कमेटी को लीजिएगा। भेजा गया कि नहीं, भेजा गया कि नहीं? लखनऊ काउंसिल का
प्रावधान पढ़िए, आप प्रावधान पढ़िए, आपको बिल्कुल जानकारी बिल्कुल नहीं है आपको, बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप पता नहीं कैसे डिबेट पर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास भी, आपसे भी फाइनल कमेंट लूंगी। अपनी बुद्धि जो है अपनी चाटुकारिता के लिए बचा के रखिए। चाटुकारिता तो आप है, चीफ और कांग्रेस और चीफ और चाटुकारिता। सुन लीजिए पूंजीवाद के गुलामों, सुन लो। अरे गुलाम आप है, गुलाम आप है। सर देखिए प्लीज इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। तो आप है, चाटुकार तो आप है, बताइए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, गांधी का कौन सा काम है जिनकी संपत्ति बढ़ गई? सुरेंद्र जी, प्रवीण जी, देखिए हमारे पास वक्त कम है और डिबेट भी खत्म करनी है, तो एक एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ आप दोनों से लेना चाहूंगी। सुरेंद्र जी। अपूर्वा जी, उत्पादक राज्यों को क्षतिपूर्ति मिलना जो है राज्यों का अधिकार है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी उत्पादक राज्य शामिल है। मध्य प्रदेश भी सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन जो अधिनायकवाद है मोदी शाह का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राज्य का हित रख पाने में भी नाकाम रहे हैं। और क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? राज्य का अधिकार है, यहाँ से तमाम मिनरल्स निकल रहे हैं, यहाँ से तमाम सीमेंट स्टील जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्पाद बनाने में अग्रणी राज्य है, तो फिर क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, चलिए ठीक है। प्रवीण साहू जी, फाइनल कमेंट आपसे। कमेंट आप किससे कह रहे हैं मैडम? आपको बताना चाहूंगा कबीर जी के दोहे के माध्यम से कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने उससे बुरा ना कोई। कांग्रेस सरकार जो हमारी बुराई गिना रही है, केंद्र सरकार की बुराई गिना रही है, आप अपने भीतर तो झांक लीजिए। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया 2017 में केवल कांग्रेस सरकार के लिए नहीं, अपितु पूरे राज्य सरकारों के लिए, पूरे भारत के लिए लिया कि जो क्षतिपूर्ति है वो 5 साल बाद नहीं दिया जाएगा। भाई साहब ने भेदभाव का आरोप लगाया। भाई कौन सा एमपी की सरकार को भी आप क्षतिपूर्ति हम दे रहे हैं बताइए? सारे सरकारों के लिए हम एक निर्णय ले रहे हैं। ये तो आपकी सरकार की नाकामी है कि जो आप पहले से इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। बस इतना कहना चाहूंगा कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बस इसलिए आप हल्ला कर रहे हैं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिल पा रही है। काम करते तो इस विषय पर डिबेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, काम करिए, सुरेंद्र जी करिए। आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर जीएसटी को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई है वो आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।